ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो एफ टेस्ट है। ये आपके पूरे सिलेबस का फाइनल टॉपिक है जो हमारे इसमें बचा हुआ है। तो थोड़ा सा इस पे अटेंशन पे करना, क्योंकि यूजुअली दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द डिफिकल्ट टेस्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टेस्ट माना जाता है, इसलिए इस पे थोड़ा सा फोकस करके पढ़ना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। सो एफ टेस्ट जो है वो एक स्टैटिस्टिशियन है, उनके नाम पे रखा गया है। इस स्टैटिस्टिशियन का नाम था आर ए फिशर। तो आर ए फिशर का नाम जो है, फिशर से उनका सरनेम स्टार्ट होता है, उस वजह से इसका नाम एफ टेस्ट रखा गया है। ठीक है, और इसका जो पर्पस है वो है वेरिएंस का एनालिसिस करना, टू ट्राई एंड सी कि क्या वेरिएंस जो है, अगर मैंने दो सैंपल लिए हैं, दो अलग अलग पॉपुलेशन है, तो क्या उस पॉपुलेशन का वेरिएंस सेम है या अलग अलग है, ये हमको पता चलता है एफ टेस्ट से। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यही चेक करते हैं कि वेरिएंस जो है दो सैंपल के बीच में या दो से ज्यादा सैंपल के बीच में सेम है या नहीं है। इसमें तीन टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। एक रहता है जिसमें आपको दो सैंपल दिए रहते हैं, दो अलग अलग पॉपुलेशन से, और आपको वेरिएंस चेक करना रहता है। अब आप प्लीज पॉपुलेशन और सैंपल का डिफरेंस, आई होप आपको समझ में आ गया हो। हम लोग कम से कम 5000 बार बात कर चुके हैं इस बारे में कि पॉपुलेशन जहाँ से आप सैंपल ड्रॉ कर रहे हो, पॉपुलेशन बड़ा होता है, और सैंपल को आप पॉपुलेशन में से ही ड्रॉ करते हो। तो अगर आप एक ही पॉपुलेशन में से दो सैंपल लेते हो, तो उसका जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो सेम ही होगा, क्योंकि एक ही पॉपुलेशन से निकाला है। इसलिए हम लोग दो डिफरेंट पॉपुलेशन से दो अलग अलग सैंपल ले रहे हैं और फिर उनका वेरिएंस कंपेयर करके देखते हैं। तो अगर सिर्फ दो सैंपल्स का वेरिएंस हमें कंपेयर करना होता है, तो उसका प्रोसेस बहुत ही ईजी है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे और उसको करके भी आपको मैं बता दूंगा। इसके बाद आता है कि मान लीजिए अगर चार अलग अलग सैंपल्स हों। एक क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे जिसके अंदर चार स्कूल्स का डेटा दिया है, चार स्कूल से 5 बच्चे लिए हैं, हर स्कूल से रैंडमली, और फिर उसमें देखना है कि भैया सैंपल 1 या स्कूल 1, स्कूल 2, स्कूल 3, स्कूल 4 के डेटा के बीच में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है या नहीं है। ठीक है, तो उसका जो प्रोसेस रहता है वो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का होता है, जिसको हम लोग अनोवा बोलते हैं। एनालिसिस का एन आता है, ऑफ का ओ आता है, वेरिएंस का वी आता है, तो उसको अनोवा हम लोग कहते हैं। तो इसमें अनोवा में भी दो कैटेगरी के क्वेश्चंस रहते हैं। एक रहता है वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और दूसरा रहता है टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो ये दोनों आपको सिलेबस में है। तो वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है वो हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास जो है वो थोड़ी सी लंबी चलेगी, तो प्लीज पेशेंस रखना और गाली जो भी बकनी है वो मन में बकना। ठीक है, बंसल साहब कहाँ अंधेरे में बैठे हो आप, एकदम खोपचे में? सर कुछ नहीं सर, बना ही रखा है, कॉपी खोल के बैठा। अच्छा, ओहो, मार ही डाला। अच्छा, बैग के ऊपर ही रख दिया ना फोन सर, तो मैं थोड़ा घबरा गया 1 मिनट के लिए। नहीं सर। उसको क्या, कैमरे को फ्रंट कैमरा कर दो सर, ठीक है कैमरे सर। को। हाँ, तो फिर थोड़ा फील आएगा। हाँ सर। ठीक है, एनीवेज। हेलो सर। हेलो जी जी। सर, ये बार बार हर 2 मिनट में बार बार वापस कनेक्टिंग दिखा रहा है, हर 2 मिनट में बाहर थ्रो कर रहा है। वो आपके नेटवर्क का इशू होगा यार। बाकी सब लोगों को ये इशू आ रहा है क्या? जो लोग वाईफाई में बैठे हैं, स्टेबल नेटवर्क में बैठे हैं, उनको किसी को इशू आ रहा है क्या? मानसी बताओ, यस इशू आ रहा सर, है? मुझे हो रहा है सर, मुझे इशू आ रहा है ये। अच्छा अच्छा, और किसी को? नेटवर्क तो मेरा सही आ रहा है, एक्चुअली और स्क्रीन शेयरिंग भी सब बार बार वापस बंद हो गई। और बाकी लोगों के उसमें, कोमल आपके उसमें स्क्रीन शेयरिंग बंद हो रही है? माइक ऑन करो बेटा, माइक ऑन करो कोमल। हाँ सर, बार बार बंद हो रही है। ओके, वेट, आई विल जस्ट चेंज माय कनेक्शन, सी इफ इट मेक्स अ डिफरेंस। Just give me a moment. दिख रहा है, अब बेटर है? यस सर, अब बेटर है। ठीक है, और किसको आ रहा था इशू? बेटर है भैया? स्क्रीन शेयर दिख रहा है, स्लाइड दिख रही है? नो सर। किसको नहीं दिख रही है, नाम बताओ। हमारे आश्रित।
अशरल तुम्हारा तो बेटा ज्वाइन ही नहीं हो रहा था शुरू में, तुम्हारा तो नेटवर्क का बहुत मेजर इशू है बेटा। ठीक है सर, देखता हूँ। शुरू में ऑडियो ही कनेक्ट नहीं हुआ है तुम्हारा, कितने 6 मिनट के लिए। सर देखता हूँ, मैं नेटवर्क देखता हूँ। हाँ, थोड़ा सा टीले वीले पे चढ़ के अगर मैनेज हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, गिर मत जाना टीले से, और गिरो तो मेरा नाम लिख के मत जाना। ठीक है, एनीवेज, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है उसके दो तरीके होते हैं। एक है वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और दूसरा है टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो आज हम लोग जो बेसिक वाला मैंने आपको बताया कि अगर दो अलग अलग सैंपल्स लिए हमने तो उसके ऊपर हम लोग एफ टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं, उसका क्या रिलेवेंस होता है वो देखेंगे। इसके अलावा हम लोग एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में वन वे का भी एक क्वेश्चन करके देखेंगे। और जो वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है उसके स्टेप्स जो है वो भी नोट डाउन करते जाना, क्योंकि आप डेफिनेटली भूल जाओगे अगर आपने नोट डाउन नहीं करा तो, क्योंकि कुल मिला के एज फार एज आई रिमेंबर 17 स्टेप्स तो है वन वे एनालिसिस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और टू वे एनालिसिस का क्वेश्चन 19 स्टेप में सॉल्व होता है। तो अगर वो अपने स्टेप्स फॉलो नहीं करे तो फिर हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। एंड दिस इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग में सबसे डिफिकल्ट टेस्ट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बीच में एक रिलेशनशिप है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है जब आप उसका स्क्वायर कर देते हो तो आपको वेरिएंस मिलता है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्या बताता है कि ऑन एन एवरेज कितना वेरिएशन है आपके डेटा के बीच में। अगर किसी डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा हाई है तो इसका मतलब, जैसे मान लीजिए अगर आपकी क्लास का मैंने मार्क्स लिए और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा हाई आया है, इसका मतलब कि आपके जो मार्क्स की रेंज है वो बहुत बड़ी है। मतलब किसी ने हो सकता है 100 में से 5 नंबर ही लाए हो, और हो सकता है कुछ लोगों ने 95 लाए हो, कुछ लोगों ने 70 लाए हो। तो देयर इज अ ह्यूज गैप। 10 नंबर वाले भी बहुत बच्चे हैं, 5 नंबर वाले भी बहुत बच्चे हैं, और 90-95 नंबर वाले भी बहुत बच्चे हैं। इसी का जो स्क्वायर होता है उसको हम वेरिएंस बोलते हैं। तो हायर द वेरिएंस मतलब आपका जो डेटा है वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ज्यादा फैला हुआ है। और अगर वेरिएंस लो होता है, ठीक है, इसका मतलब हो सकता है पूरी क्लास के मार्क्स जो है वो 60 से 90 के बीच में ही है, ना कोई 60 से नीचे है ना कोई 90 के ऊपर है। इसका मतलब आपका डेटा जो है वो ज्यादा फैला नहीं है, ज्यादा डिस्पर्स्ड नहीं है, या ज्यादा एस्क्यूड नहीं है। तो अगर मान लीजिए इसका रेलेवेंस अब स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट से क्या है, मान लीजिए दो अलग अलग पॉपुलेशन है, मैंने साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर एक रिसर्च कर रहा हूँ मान लीजिए, और मैं दो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं थाईलैंड और सिंगापुर ले लूँ। तो थाईलैंड को मैंने एक अलग पॉपुलेशन मान लिया है, सिंगापुर को मैंने एक अलग पॉपुलेशन मान लिया है। अब मैं मान लीजिए उनके मिडिल क्लासेस के ऊपर एक रिसर्च कर रहा हूँ कि मिडिल क्लास का क्या स्टेटस है इन कंट्रीज में। ठीक है, ये मेरा पॉइंट है। तो अब मैं थोड़े से मिडिल क्लास लोग लूंगा थाईलैंड से मेरे सैंपल के अंदर, थोड़े से मिडिल क्लास लोग मैं लूंगा लेट्स से सिंगापुर से मेरे सैंपल के अंदर। पर मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या थाईलैंड के मिडिल क्लास और क्या सिंगापुर के मिडिल क्लास के बीच में अंतर है। हो सकता है कि थाईलैंड का मिडिल क्लास ज्यादा पैसा कमाता हो सिंगापुर के मिडिल क्लास से। ठीक है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि भैया वेरिएंस जो है वो दोनों का सिमिलर है या नहीं है। मान लीजिए अगर थाईलैंड और सिंगापुर का वेरिएंस सेम आ जाता है इस केस के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो सेम है एज कंपेयर टू सिंगापुर। मतलब थाईलैंड और सिंगापुर का वेरिएंस सेम है। इसका मतलब मैं रिसर्च के अंदर आगे इजीली बढ़ सकता हूँ क्योंकि दोनों कंट्रीज का जो डेटा है वो लगभग सिमिलर है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी इफ द वेरिएंस इज नॉट इक्वल, जैसे थाईलैंड का हो सकता है कि इनकम ज्यादा हो बहुत ज्यादा, या इनकम में फैलावड़ा बहुत ज्यादा हो। ठीक है, कुछ लोग बहुत ही कम वाले होंगे मिडिल क्लास में, कुछ लोग बहुत ही ज्यादा वाले होंगे। और हो सकता है कि सिंगापुर में सारे मिडिल क्लास वाले जो हैं वो एक ही पर्टिकुलर रेंज में चिपके हुए हैं, जैसे वो 60 to 90 का मैंने आपको एग्जांपल दिया आपके क्लास का। ठीक है, तो इस केस के अंदर मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि दोनों पॉपुलेशन का वेरिएंस जो है वो अलग है, और वेरिएंस अलग है तो फिर उसके जो यूनिट्स होंगे, जो सैंपल्स मैंने लिए उसमें भी एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस मुझे देखने को मिलेगा। तो एफ टेस्ट जो है उसका सोल पर्पस ये है कि हम वेरिएंस जो है उसको चेक करने की कोशिश करते हैं। और हमेशा एफ टेस्ट के अंदर जो नल हाइपोथेसिस रहेगा आपका, हमेशा बाय डिफॉल्ट वो ये रहेगा, मान लीजिए अगर दो सैंपल के वेरिएंस के बीच में आप टेस्ट कर रहे हैं तो वेरिएंस 1 इज इक्वल टू वेरिएंस 2, ये आपका नल हाइपोथेसिस रहेगा हमेशा इन ऑल एफ टेस्ट क्वेश्चंस। अगर मान लीजिए चार अलग अलग सैंपल्स को आप टेस्ट कर रहे हैं और उसका वेरिएंस टेस्ट कर रहे हैं, तो वेरिएंस 1 इज इक्वल टू वेरिएंस 2 इज इक्वल टू वेरिएंस 3 इज इक्वल टू वेरिएंस 4, ये आपका नल हाइपोथेसिस रहेगा। ऑल्टरनेट हो जाएगा, वेरिएंस 1 इज नॉट इक्वल टू वेरिएंस 2 इज नॉट इक्वल टू वेरिएंस 3 इज नॉट इक्वल टू वेरिएंस
4। ये हम लोग अभी देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर मैं एकदम सिंपल लेवल पे बात करूं कि मुझे f की अगर कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी है, इफ आई वांट टू कैलकुलेट, हाँ हाँ अभिनव बोलो ना, अनम्यूट करो अपने आप को, बोलो। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आई सर नहीं आ रही है। बाकी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं तो बंसल साहब नेटवर्क चेक करो, कनेक्शन। सर ठीक है, तो अगर मैं f की कैलकुलेटेड वैल्यू की बात करूं तो बेसिक फॉर्मूला जो होता है, अगर मान लीजिए मुझे सिर्फ 2 सैंपल का करना है, मैंने आपको 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस बताए। पहला वाला है जिसमें हम सिर्फ 2 सैंपल्स के लिए टेस्ट कर रहे हैं, फिर 1 वे अनोवा है और फिर 2 वे अनोवा है। तो अभी हम बेसिक वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जो बेसिक क्वेश्चन है इसके अंदर f की कैलकुलेटेड वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है वेरिएंस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेरिएंस 2 का स्क्वायर। ये जो s1 स्क्वायर है दैट इज नथिंग बट योर वेरिएंस। बट इसमें एक चीज याद रखनी है, s1 स्क्वायर जो है, s1 स्क्वायर दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन s2 स्क्वायर। ये जो सेकंड में s1 लिखा है ना, इसको आप s2 कर लेना। अगर आप नोट कर रहे हैं इस फॉर्मूला को, तो ये जो सेकंड में s1 लिखा है जहाँ पे मैं अभी कर्सर घुमा रहा हूँ, इसको आप s2 कर लीजिएगा। तो फॉर्मूला है s1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय s2 स्क्वायर। इसमें हमेशा s1 स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन s2 स्क्वायर, नेवर फॉरगेट दिस। अब आपको अगर 2 सैंपल दिए हैं और आपने वेरिएंस कैलकुलेट करा, तो हो सकता है एक का वेरिएंस ज्यादा आया हो और एक का कम आया हो। तो जिसका भी वेरिएंस ज्यादा आया हो उसको हम s1 स्क्वायर मानेंगे, और जिसका भी वेरिएंस कम आया हो हम लोग उसको ऑटोमेटिकली s2 स्क्वायर मानेंगे। ठीक है, अगेन रिपीटिंग द होल थिंग, s1 स्क्वायर या वेरिएंस 1 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वेरिएंस 2। इसका मतलब न्यूमरेटर जो है वो हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। अगर 2 सैंपल्स आपको दिए हुए हैं और आपने दोनों का वेरिएंस कैलकुलेट करा, तो वेरिएंस कैलकुलेट करने के बाद जिस भी सैंपल का वेरिएंस ज्यादा हुआ उसको हम s1 स्क्वायर की जगह पे पुट करेंगे, ज्यादा वाले वेरिएंस को, और जिस भी सैंपल का वेरिएंस कम हुआ उसको हम s2 स्क्वायर की जगह पे पुट करेंगे। ठीक है, ये एक बहुत बेसिक फंडा है, इसको भूलना मत। और इसी सिंपल वजह से, क्योंकि न्यूमरेटर जो है आपका हमेशा ग्रेटर रहेगा डिनोमिनेटर से, इसका मतलब f की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कभी भी 1 से नीचे नहीं आएगी। क्योंकि जब न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो 1 से ऊपर ही रहेगी हमेशा। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी f की वैल्यू 0.65 आ गई, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती करी है। तो दिस इज अनदर वे टू चेक योर आंसर। If your answer for f calculated is coming below 1, that means that you've committed some error somewhere and you need to check your work. ठीक है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसका भी सिंपल सा फंडा है। मैंने 2 सैंपल लिए हैं 2 अलग अलग पॉपुलेशन में से। जरूरी तो है नहीं कि वो सैंपल का साइज सेम रहे, हो सकता है मैंने थाईलैंड से 50 लोग ले लियो और सिंगापुर से 30 ही लोग लिए हो सैंपल के अंदर। तो V1 जो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर थाईलैंड फॉर एग्जाम्पल, वो होता है n1-1, मतलब थाईलैंड से जितने भी लोग लिए उसमें से -1 कर दो बस। तो अगर थाईलैंड से मैंने 50 लोग लिए तो थाईलैंड का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा थाईलैंड वाले सैंपल का, वो रहेगा 50 - 1 49। सिमिलरली अगर मैंने सिंगापुर से 30 लोग लिए हैं और इसको हम V2 मान ले, अगर इधर V2 लिख देना, V2 और n2-1 लिख देना, ये वाले में V2 = n2-1 ऐसा लिख लेना इसको। तो अगर मैंने सिंगापुर से 30 लोग लिए हैं तो सिंगापुर का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा वो रहेगा 30 - 1, तो 29 रहेगा सिंगापुर का डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपको काम आता है जब आपको अगर टैबुलेटेड वैल्यू नहीं दी हुई हो, तो फिर आपको टेबल वैल्यू निकालने में डिग्री ऑफ फ्रीडम का काम आता है। और अगर आपको भले ही क्वेश्चन के अंदर, एग्जामिनेशन के अंदर आपको टैबुलेटेड वैल्यू अगर क्वेश्चन के अंदर ही दी हुई हो, तो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकाल के बताएंगे। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, तो इसमें कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं एफ टेस्ट के अंदर, और इसमें सबसे बेसिक अजम्पशन ये है कि भैया एक तो रैंडम सैम्पलिंग हुई है। हमने टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के अंदर रैंडम सैम्पलिंग पढ़ी है। इसको रैंडम की जगह आप चाहे तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हुई हो। ठीक है, इसका मतलब जितने भी यूनिट हैं पॉपुलेशन के अंदर, जिस पॉपुलेशन से आपको सैंपल ड्रॉ करना है, हर एक यूनिट की उस सैंपल के अंदर सिलेक्ट होने की चांस इक्वल है। अगर मैंने 10 लोगों को सिलेक्ट करना है आपकी क्लास में से और मैंने 10 लोगों की पर्ची निकाल ली, तो एवरीबडी हैज एन इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड।
तो वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। तो आप रैंडम सैम्पलिंग की जगह चाहें तो आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी लिख सकते हैं। एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन शुड हैव एन इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। सिमिलरली आपका सैंपल जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हमने, अगर आपको याद हो तो टी टेस्ट के अंदर एक बार एक डिपेंडेंट सैंपल का भी क्वेश्चन करा था। डिपेंडेंट सैंपल मतलब कि एक टीचर के पास कोचिंग के लिए गए बच्चे, कोचिंग पे जाने के पहले बच्चों का स्कोर ये था, कोचिंग लेने के बाद बच्चों का स्कोर ये है। ठीक है, ये डिपेंडेंट सैंपल्स होते हैं और इसका क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को आपके असाइनमेंट के अंदर दिया था। तो एफ टेस्ट जो है वो सिर्फ इंडिपेंडेंट सैंपल्स पे लगता है, वो डिपेंडेंट सैंपल्स के ऊपर नहीं लगता है। ठीक है, और फाइनल अजम्पशन जो है, थर्ड अजम्पशन, वो है नॉर्मेलिटी, या फिर आपका जो पॉपुलेशन है उसको नॉर्मल पॉपुलेशन कंसिडर कर रहा हूँ। नॉर्मल कर्व हम लोगों ने पढ़ा है, बेल शेप कर्व। ठीक है, और उसका फंडा बस ये है जो लाइफ के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि यूजुअली ऐसा होता है कि एवरेज वैल्यू पे जो लोग होते हैं या मीन वैल्यू पे जो लोग होते हैं उनका जो नंबर रहता है वो ज्यादा होता है, और एक्सट्रीम्स के ऊपर कम लोग रहते हैं। और एक्सट्रीम्स के ऊपर जो लोग रहते हैं उनको हम लोग आउटलायर्स बोलते हैं। ठीक है, जो भी लोग एक्सट्रीम्स के ऊपर रहते हैं उनको हम लोग आउटलायर्स बोलते हैं। कोई अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम है तो वो आपका पॉजिटिव आउटलायर हो जाता है, कोई अगर नेगेटिव एक्सट्रीम है, कोई फेलियर है एकदम, तो वो नेगेटिव आउटलायर हो जाता है। तो हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल कर्व को आपका डेटा फॉलो करके चल रहा है। अब इस एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं हाउ थिंग्स आर वर्किंग। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास दो अलग अलग सैंपल्स हैं। ठीक है, दैट हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम टू डिफरेंट पॉपुलेशंस। ठीक है, तो सबसे पहला एक सैंपल है जिसके अंदर आपको 10 लोग आपने लिए हुए सैंपल के अंदर। दूसरे सैंपल के अंदर आप लोगों ने 7 लोग लिए हुए हैं। अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो इस वाले की हो जाएगी 7 - 1। जितना भी सैंपल के अंदर लोग हैं या नंबर है उसमें से 1 माइनस कर दिया, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो गई। सिमिलरली सैंपल इस वाले में आप देखें तो 10 नंबर है, तो इसमें से 1 माइनस कर दे तो 9 इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। और अगर आपको टेबल वैल्यू ढूंढनी है तो फिर आप इसको ऐसे लिखेंगे, f, इसको आप 9,6 लिख लीजिए 6,9 की वजह से, क्योंकि जो सैंपल फर्स्ट है वो पहले आएगा। बट अगर आप उसको 6,9 भी लिखोगे तो भी टेबल वैल्यू में अंतर नहीं आता। अगर आप f ब्रैकेट में 9,6 की वैल्यू देखोगे टेबल में, या f ब्रैकेट 6,9 की देखोगे, दोनों की वैल्यू जो है वो सेम रहती है टेबल के अंदर। सो इट शुड नॉट क्रिएट अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसमें टेबल वैल्यू जो है, ठीक है, वो इन्होंने देखी और टेबल वैल्यू उन्होंने निकाल के आपको दिखा दी है। जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल था डिग्री ऑफ फ्रीडम की कैलकुलेशन के लिए। अब थोड़ा सा a little more complex, let's move to a little more complex example. तो सबसे पहले अगर मुझे दो वेरिएंसेस के बीच में मतलब डिफरेंस निकालना है, तो मेरा नल हाइपोथेसिस जो है वो हमेशा रहेगा कि वेरिएंस 1 इज इक्वल टू वेरिएंस 2। और वेरिएंस को लिखने का ये तरीका होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के रूप में लिखते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो होता है वो वेरिएंस होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर जो है वो वेरिएंस है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर। इसको 2 का स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, और इसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है दो तरीके लिखने के, या तो आप डायरेक्टली लिख दें नॉट इक्वल टू, विच इज अ बेटर वे, कि पूरा का पूरा जैसा आपका नल हाइपोथेसिस में दिया है वैसा का वैसा ही रहेगा, बस इक्वल टू के जगह नॉट इक्वल टू का साइन आ जाएगा, इधर एक लाइन लग जाएगी। और या फिर अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि वेरिएंस 1 इज बिगर देन वेरिएंस 2, जो मैंने आपको फॉर्मूले में भी बताया था, s1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन s2 स्क्वायर, तो फिर हम लोग ये वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से आप लोग नॉट इक्वल टू का यूज करोगे तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा इंक्लूसिव है। तो हमेशा नल हाइपोथेसिस रहेगा वेरिएंस 1 इज इक्वल टू वेरिएंस 2, और अल्टरनेट रहेगा वेरिएंस 1 इज नॉट इक्वल टू वेरिएंस 2। ये दो सैंपल के केस में सैंपल पढ़ेंगे, मान लीजिए 3 सैंपल हुआ तो वेरिएंस 1 इज इक्वल टू वेरिएंस 2 इज इक्वल टू वेरिएंस 3। अल्टरनेट हो जाएगा वेरिएंस 1 इज नॉट इक्वल टू वेरिएंस 2 इज नॉट इक्वल टू वेरिएंस 3। ठीक है, इसके बाद हम लोग f का जो रेशियो है, एक्चुअली इसमें, हाँ एक सेकेंड दीजिए, इसमें हम लोग फिर f का रेशियो जो है वो कैलकुलेट करते हैं, जो मैंने आपको बताया था, वेरिएंस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेरिएंस 2 का स्क्वायर, जिसमें से वेरिएंस जो है s1 का वो बड़ा होना चाहिए और s2 जो है वो छोटा होना चाहिए। s1 बड़ा रहेगा और s2 छोटा रहेगा तो आपका आंसर हमेशा 1 या 1 से ऊपर ही आएगा। अब अगर आपका जो टैब्यूलेटेड वैल्यू है वो आपके
वो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा है, जो टेबल वैल्यू है वो कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा है अगर, तो आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो उधर के उधर ही रिजेक्ट हो जाता है। ये हम लोग हर बार करते आ रहे हैं, क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। अब ये एक प्रॉपर एग्जांपल है, इसमें ये सारी चीजों को अप्लाई करके देखते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास दो सैंपल्स हैं, दोनों में से मैंने 25-25 लोगों का सैंपल ड्रॉ करा है। मेरे को फर्स्ट सैंपल का वेरिएंस दिया हुआ है 1.04, सेकंड सैंपल का वेरिएंस जो है वो 0.51 दिया है। जो सारे अजम्पशंस है वो मैं मान के चल रहा हूँ कि नॉर्मल पॉपुलेशन से आया है, इंडिपेंडेंट सैंपल है एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर मुझे मान लीजिए एफ की कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी है, तो मुझे दोनों के वेरिएंस डायरेक्टली दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, तो ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं, जो बड़ी वैल्यू है 1.04 इसको डिवाइड करना है छोटी वैल्यू से, और वो छोटी वैल्यू इस केस के अंदर है 0.51। तो मेरी f की कैलकुलेटेड वैल्यू जो रहेगी इस पर्टिकुलर केस में वो रहेगी 1.04 डिवाइडेड बाय 0.51। 1.04 बड़ा है तो वो ऊपर आएगा, 0.51 छोटा है तो वो डिनोमिनेटर में आएगा। इसको देख लीजिए एक बार। तो नल हाइपोथेसिस हो गया वेरिएंस 1 इज इक्वल टू वेरिएंस 2। अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया वेरिएंस 1 इज नॉट इक्वल टू वेरिएंस 2। इसको ग्रेटर देन की जगह आप लोग लिखेंगे नॉट इक्वल टू वेरिएंस 2। दोनों सैंपल के अंदर 25-25 लोग हैं, तो दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी 25 - 1। तो इसका मतलब दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम ये f दिख रहा है आपको 24, 24। अब इन्होंने 1.04 डिवाइडेड बाय 0.51 करा, तो f की कैलकुलेटेड वैल्यू जो है, ठीक है, f की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 2.04 आई, ठीक है। और इन्होंने ये अज्यूम करा कि आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी नहीं दिया हो तो आप उसको 5% लेके चलेंगे। इफ इट इज नॉट गिवन यू विल अज्यूम इट टू बी 5%। तो इन्होंने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में 24 और 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर जब क्रिटिकल वैल्यू देखी या टेबल वैल्यू देखी, तो उनको वो वैल्यू मिली 1.98 की। तो 1.98 हियर इज योर टेबल वैल्यू। तो इस केस के अंदर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टेबल वैल्यू से आगे जा रही है, ये टेबल वैल्यू को पार कर रही है, इसलिए आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और इसलिए हम कंक्लूड करेंगे कि भैया जो दो सैंपल्स हैं दे आर कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट पॉपुलेशंस हैविंग टू डिफरेंट वेरिएबिलिटी या वेरिएंस। किसी को कोई भी डाउट हो अनम्यूट करके पूछ ले अभी। किसी को कोई डाउट नहीं है? इतना अच्छा तो पढ़ाता भी नहीं हूं यार मैं, ठीक है। तो ये रेफरेंसेस थे स्लाइड के लिए। अब एक क्वेश्चन जो है ये लिखो, ये बेसिक वाले का एक क्वेश्चन है। इसमें आपको वेरिएंस भी खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर आप लोग भूल गए तो मैं बता दूंगा वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा। इसमें छोटा है क्या कोई, इसकी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, यही लिखिए क्वेश्चन, लिखिए टू रैंडम सैंपल्स were drawn from a normal population. Two random samples were drawn from two normal populations. Sorry, two random samples were drawn from two normal populations, and their values are A और B दो कॉलम बना लीजिए, और ए और बी दोनों की वैल्यूज आपको बताता हूं मैं। ए के अंदर कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 ए के अंदर 9 वैल्यूज है, मतलब सैंपल साइज 9 है। तो ए की वैल्यूज लिखवा रहा हूं पहले सारी, उसके बाद बी की लिखवाऊंगा। ए की फर्स्ट वैल्यू है 66, सेकंड वैल्यू है 67, थर्ड वैल्यू 75, फोर्थ वैल्यू 76, फिफ्थ वैल्यू 82, sixth value 84, seventh value 88, eighth value 90, and ninth value 92. I am repeating the values for A: 66, 67, 75, 76, 82, 84, 88, 90 और 92। 90 है और फिर 92 है। B की वैल्यूज जो है वो लिखिए। B की वैल्यूज हैं 64, 66,
74, 78, 82, 85, 87, 92, 93, 95, 97. Repeating the values for B: 64, 66, 74, 78, 82, 85, 87, 92, 93, 95, 97. ठीक है, कोई अगर कोई वैल्यू नोट नहीं कर पाया हो तो मुझे बता दे अनम्यूट करके। जी, ये दिपेशा ही होगी, दिपेशा का इतना लैग मारता है। एक बार एक ही रिपीट कर दीजिए। किसकी? दिपेशा कैमरा बंद कर दो, आपका नेटवर्क का इशू रहता है, कैमरा बंद कर दो तो आपकी वॉइस क्लियर आएगी मुझे। एक ही सारी वैल्यूज रिपीट करूं? एक ही सारी वैल्यूज रिपीट कर रहा हूं। 66, 67, 75, 76, 82, 84, 88, 90, 92. Just give me a moment. Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने सबने? ठीक है, इसके आगे एक और लाइन लिखिए। टेस्ट वेदर द टू पॉपुलेशंस have the same variance at 5% level of significance. At 5% level of significance. इसमें टेबुलेटेड वैल्यू लिख लो, f की टेबुलेटेड वैल्यू। अब देखिए इसमें b वाला जो सैंपल है, ठीक है, तो b वाले में कुल मिला के कितने हैं? 11 ऑब्जर्वेशन है यहाँ, उसका सैंपल साइज 11 है, और a वाले का सैंपल साइज है 9। तो a वाले का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 9 - 1, तो उसका हो गया 8। और फिर b वाले का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा? 11 वैल्यूज है, तो 11 - 1 10। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जिसमें v1 जो है, v1 फर्स्ट वाले का डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 है, और v2 जो है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 है। तो ये उसके लिए मैंने आपको टेबुलेटेड वैल्यू दी हुई है। अब अगर आप वेरिएंस कैलकुलेट करना ही भूल चुके हैं पूरी तरह, ठीक है, कि हैप्पी बर्थडे हो गया एकदम, तो सबसे पहले काम कर लीजिए, अब फ्रेश एक टेबल बना लीजिए। a को आप x1 ले सकते हैं, b को आप x2 मान सकते हैं, ठीक है। ये सारी वैल्यूज लिख लीजिए, और x1 की सीरीज और x2 की सीरीज का मीन निकाल लीजिए, एवरेज। सर जी सर, बी वाले के लास्ट की दो वैल्यूज क्या है? बी वाले की, 11। हाँ, बी वाले की 95 और 97। ठीक है सर। मैं इधर भी एक्सेल पे साथ के साथ हाथ चलाते जाता हूँ, आप लोग भी मीन कैलकुलेट करो। तो लेट्स से कि a वाला जो है उसको मैं x1 मान रहा हूँ, और उसकी वैल्यूज क्या क्या है? a की 66 है, 67 है, 75 है, 76, 82, 84, 88, 90 एंड 92। कुल देख ले 9 वैल्यूज है कि नहीं है, ठीक है, काउंट 9 आ रहा है, सही है। थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूँ, फिर x2 पे जाऊंगा, इसकी वैल्यूज हैं 64, 66, 74, 78, 82, 85, 87, 92, 93, 95, 97। जिन लोगों को वेरिएंस निकालना आता है वो अपना आप निकाल ले वेरिएंस, उन लोगों को इतना सब भांगड़ा के लिए वेट करने की जरूरत नहीं। जिन लोगों को वेरिएंस निकालना भूल चुके हैं वो इधर प्रोसेस देखते रहे। तो ये मैंने दोनों सेट की वैल्यूज जो है
वो लिख दी हैं जो आपको भी दी है मैंने डिक्टेट करके, इसमें इंसर्ट करा। अब मान लीजिए मुझे मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए पहले मुझे सबका टोटल करना पड़ेगा। तो इसका टोटल करा मैंने पहले वाले का, तो पहले वाले का टोटल 720 आ गया, और इस वाले का टोटल जो है वो मेरा आएगा 913। ठीक है, ये x1 का टोटल है 720 और 913 जो है वो x2 का टोटल है। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। देन इफ आई हैव टू कैलकुलेट द मीन, तो मीन में क्या करूंगा, ये जो सम है इसको डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो फर्स्ट वाले सैंपल में कितने लोग थे, 9, तो 9 से डिवाइड कर दिया। किसी का चैट पे कुछ आया है, एक सेकंड दीजिए मुझे, चलो चैट बाद में देखूंगा मैं। किसी को कुछ भी बोलना है म्यूट करके बोल दो अभी। सिमिलरली अगर मुझे इसका मीन निकालना है तो ये सम की वैल्यू रहेगी टोटल, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेकंड वाले में मेरे कितने ऑब्जर्वेशन है, कितना सैंपल साइज है, 11, ये डिवाइड कर दिया, इसका मीन 83 आ गया। तो अब ये जो है ये मेरा x1 बार हो गया 80, और 83 जो है वो मेरा x2 बार हो गया। अब अगर मुझे अगली बार अगर मुझे वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मुझे x1 माइनस x1 बार करना पड़ेगा। तो अब x1 के बगल में जो मैंने कॉलम खाली छोड़ा है उसके अंदर आएगा x1। अब ये देखो प्रोसेस कितना डिफिकल्ट होता है MS एक्सेल के अंदर सबस्क्रिप्ट लिखने का। ये हम अब सर? x1 जी बोले 734 है। हाँ क्या 734 है, हाँ एक सेकंड 74 हाँ एक सेकंड चेक कर लेते हैं। 298। एक सेकंड। तो फिर मैंने वैल्यू कोई ना कोई नोटिंग में गलती करी है। 66, 67, 75, 76, 82, 84 सही है, मेरा सही है 720। आपने वैल्यू गलत लिखी है कोई, या टोटलिंग में मिस्टेक करी। नहीं, x1 स्क्वायर 734। x1 स्क्वायर तो निकाला ही नहीं मैंने अभी। हाँ अच्छा वो आपने सही निकाला है, आपने सही निकाला है, मान लिया मैंने, मान लिया। सब वेरिएंस के लिए तो निकालेंगे ना। हाँ बिल्कुल मान लिया। मैं तो अभी तो मैं बेचारों को, गरीबों जो भूल चुके हैं उनको बता और रहा हूँ। x2 स्क्वायर 1298 है। हाँ सही है, निकालो वेरिएंस निकालो। हाँ x1 माइनस, हे भगवान, x, और अब बार का साइन लगाने का भांगड़ा देखो, इंसर्ट सिंबल, इंसर्ट, ये बार का साइन लग गया x के ऊपर, और अब इसका भी सबस्क्रिप्ट करना पड़ेगा। ये सबस्क्रिप्ट करा, ये x1। तो बेसिकली, और अब सबस्क्रिप्ट हटाना पड़ेगा वापस ब्रैकेट क्लोज करने के लिए। तो बेसिकली मैं x1 माइनस x1 बार कर रहा हूं। ये वैल्यू 66 माइनस x1 बार क्या है, 80। तो वैसे 67 माइनस 80, 75 माइनस 80, ये सारी वैल्यूज में इधर डालूंगा। तो मैं तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहा हूँ क्योंकि मैं तो एक्सेल में बैठा हूँ। तो x1 की वैल्यू 66 माइनस, अब मेरे को इस वैल्यू को स्टैटिक रखना है तो मैंने डॉलर साइन लगा लिया, बी वाले उसमें है, फिर डॉलर साइन लगाया स्टैटिक रखने के लिए, फिर 14 करा और ब्रैकेट क्लोज कर लिया, और इधर भी ब्रैकेट लगा लिया। तो ये मेरी -14 आ गई, 66 माइनस 80, और मैं इसको ड्रैग करूंगा तो मेरे फॉर्मूले की सारी वैल्यूज ये मुझे दे देगा। 67 माइनस 80 करूंगा तो -13 आएगा, 75 माइनस 80 करूंगा तो -5 आएगा, 76 माइनस 80 करूंगा -4, 82 माइनस 82, 84 माइनस 84, 88 माइनस 88, 90 माइनस 80, 10, और 92 माइनस 80 फला फला फला। अब मुझे यही पूरी वैल्यू जो है इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ता है, इसी वैल्यू का स्क्वायर। तो मैं इसको इधर ही ऐसे पेस्ट कर रहा हूँ, और फिर मैं इसके अंदर थोड़े से भांगड़े करूंगा, थोड़ा सा चेंज करूंगा इसको। सबस्क्रिप्ट में ले रहा, सबस्क्रिप्ट हटाओ, ब्रैकेट लगाओ, फिर सुपर स्क्रिप्ट में जाओ और स्क्वायर लिखो। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यूज है इस कॉलम की,
इसी का मेरे को स्क्वायर करना है सिर्फ। तो मैं ये लूंगा, इसके बाद ये वाली वैल्यू लूंगा, थोड़ा सा ब्रैकेट व्रैकेट लगा दूंगा खूबसूरती के लिए, ये ब्रैकेट लगा दिया, और टू द पावर 2 करने के लिए ये कर दिया। तो इसकी वैल्यू 196 आ गई। अब यही मैं ड्रैग कर लूंगा फॉर्मूला नीचे, तो मुझे सबका स्क्वायर मिल जाएगा। तो 13 का स्क्वायर 169, -5 का स्क्वायर 25, -4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन। ठीक है। अब सिमिलर पैटर्न के अंदर जो है मैं x2 का भी पूरा भांगड़ा करूंगा। सबस्क्रिप्ट ओके 2, इधर से भी हटाया 1, इसको करा सबस्क्रिप्ट, इसको करा 2, then I went here, then again I have to make this a subscript 2। कितनी मेहनत कराते हो यार तुम लोग भी कसम से, जबरदस्ती पढ़ लेते खुद से। ठीक है, तो अब x2 के लिए भी मुझे सेम भांगड़ा करना है। ये जो x2 का कॉलम है इसमें 64 माइनस x2 का मीन, x2 का मीन है 83। ठीक है, x2 का मीन है 83। तो अब 64 माइनस मुझे मीन करना, मीन है E14 वाले उसमें, तो मेरे को अब उस पर डॉलर साइन लगाना है क्योंकि मैं उसको स्टैटिक रखना चाहता हूँ, वरना मेरा फॉर्मूला बिगड़ेगा। तो E$14 और ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया -19। अब मैं इसी फॉर्मूले को ड्रैग कर लूंगा नीचे तक, जहां तक वैल्यूज है मेरी, सम वाले रो को छोड़ के। ये मेरी वैल्यूज आ गई। अब इसी का मैं स्क्वायर करूंगा जैसे मैंने x1 के केस में करा था। तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, ये लूंगा, इसका ब्रैकेट क्लोज करूंगा और फिर स्क्वायर का साइन लगा दूंगा। 19 का स्क्वायर 361 होता है, सही लिया है कंप्यूटर ने। इसी को ड्रैग करा, सबके स्क्वायर्स की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई। अब जब मुझे वेरिएंस की फाइनल वैल्यू निकालनी है, तो मुझे जो स्क्वायर्स हैं इनका टोटल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इधर डाल रहा हूं सम ऑफ स्क्वायर्स। और सम ऑफ स्क्वायर्स जो है उसके लिए मुझे टोटल चाहिए सिर्फ जो स्क्वायर्स वाला कॉलम है उसका। ये मेरा स्क्वायर्स वाला कॉलम है सेकंड x2 के लिए, तो मैं इधर डायरेक्ट एडिशन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ये ऐड करके मुझे दे रहा है 1298। तो x2 का जो पूरा स्क्वायर है वो 1298 है। वैसे ही सिमिलरली x1 पे अगर मैं जाऊंगा तो मेरा जो स्क्वायर रहेगा वो रहेगा 734। ठीक है, तो ये मेरे स्क्वायर्स का सम आ गया। x1 का जो स्क्वायर्स का सम है वो है 734 और x2 का है 1298। अब अगर मुझे वेरिएंस 1 निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर केस में मैं लूंगा फर्स्ट वाले का जो स्क्वायर आया है, कितना आया है 734। ठीक है, तो 734 ले लिया न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय n1 - 1। फर्स्ट वाले सैंपल के अंदर साइज कितना था 9, 9 - 1 करेंगे, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उससे डिवाइड कर रहा हूं मैं एक तरीके से। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 था, मैंने डिवाइड करा, तो फर्स्ट वाले का वेरिएंस आ गया मेरा 91.75। दिस इज माय फर्स्ट वेरिएंस। ठीक है, सिमिलरली आई विल लुक एट वेरिएंस 2। वेरिएंस 2 के लिए मैं क्या करूंगा, ये टोटल लूंगा और इसको डिवाइड कर दूंगा इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से। इसमें 11 वैल्यू थी सैंपल के अंदर, तो 11 - 1 कर दूंगा, 10 से डिवाइड कर दूंगा डायरेक्ट, तो 129.8 ये मेरी वैल्यू आ गई वेरिएंस 2 की। अब जब मुझे f की कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी है, तो मेरे पास दो वेरिएंस अवेलेबल है f की कैलकुलेटेड वैल्यू निकालने के लिए। अब इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, 129 वाली जो है वो बड़ी वैल्यू है, तो 129 वाली जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर में रहेगी, और 91.75 छोटी वैल्यू है तो वो डिनोमिनेटर में रहेगी। तो मेरी f कैलकुलेटेड की वैल्यू जो है वो आ रही है 1.41। मेरी f टैब्यूलेटेड जो है वो आपको मैंने बता रखी है,
एफ टेबुलेटेड वैल्यू जो है वो हमारी है 3.36। अब आप देख सकते हो कि कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू है, और जब ऐसा होता है तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब ये जो पॉपुलेशन है या ये जो दो सैंपल्स हैं, ये दोनों पॉपुलेशंस का जो वेरिएंस है वो लगभग सिमिलर है। हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है। किसी को कोई दुख तकलीफ खांसी जुकाम तो पूछ ले, फिर आगे बढ़ते हैं। फट से जल्दी से प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं। x1 और x2 मेरे दो सैंपल्स हैं। x1 के अंदर 9 ऑब्जर्वेशन है, उनकी वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। x2 के अंदर 11 वैल्यूज हैं, वो आपको दी हुई हैं। मेरे को सबसे पहले मीन निकालना है, तो x1 का टोटल कर लूंगा मैं। ठीक है, तो ये x1 का टोटल मेरा 720 आया और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, समेशन x अपॉन n करा है मैंने x बार निकालने के लिए, तो मेरा मीन आ गया 80। सिमिलरली x2 का भी मैंने टोटल निकाला और उसको डिवाइड करा, मेरा मीन आ गया 83। ये दो वैल्यूज आ गई। फिर मैं अगले कॉलम में निकालूंगा x1 माइनस x1 बार। हर एक वैल्यू को उसके मीन x1 के ओवरऑल मीन से माइनस करूंगा, तो 66 माइनस 80 करा माइनस 14 आया, 67 माइनस 80 करा माइनस 13 आया, एंड सो ऑन। फिर ये जो कॉलम की वैल्यूज हैं इसका मैं स्क्वायर करूंगा, तो माइनस 14 का स्क्वायर करा 196 हो गया, माइनस 13 का 169, 5 का 25 एंड सो ऑन। ये जो स्क्वायर्स की वैल्यू ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, अगर मुझे वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो अब मैं वेरिएंस कैलकुलेट करने की पोजीशन के अंदर हूं। तो मुझे अगर इसका वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो मुझे इसका भी सम लेना पड़ेगा। तो इसका सम ऑफ स्क्वायर्स जो है वो मैंने नीचे निकाला है। इसका सम ऑफ स्क्वायर मेरा आया 734, और 734 अगर मेरा सम ऑफ स्क्वायर्स आया है, ठीक है, तो इसको मुझे डिवाइड करना है इस पूरे सैंपल की डिग्री ऑफ फ्रीडम से। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से अगर मेरे को डिवाइड करना है तो इसमें कुल मिला के 9 ऑब्जर्वेशन है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 9 माइनस 1, तो इन दिस केस इट विल बी 8। और 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आप क्या करोगे, अब 734 डिवाइडेड बाय 8 करोगे, और 734 डिवाइडेड बाय 8 जब करोगे आप, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 91.75 मिलेगा। इस सिमिलर पैटर्न पे हमने सेकंड वाले सैंपल का भी वेरिएंस निकाल लिया। अब दोनों वेरिएंस की वैल्यू हमारे सामने है, तो उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि कौन से वेरिएंस की वैल्यू ज्यादा है और कौन से वेरिएंस की वैल्यू कम है। इधर वेरिएंस 2 की वैल्यू कम है तो वो न्यूमरेटर में रहेगा। ये किसने माइक चालू करा भैया, बंद कर दो माइक अपना। तो वेरिएंस की जो वैल्यू है, ठीक है, वेरिएंस की वैल्यू ऑब्जर्व करने के बाद आप देख रहे हैं कि वेरिएंस 2 की वैल्यू ज्यादा है और वेरिएंस 1 की कम है। तो अगर 2 की ज्यादा है तो वो न्यूमरेटर में रहेगा, ठीक है, और 1 की कम है तो वो डिनोमिनेटर में रहेगा। तो कैलकुलेटेड वैल्यू निकालने के लिए मैंने कुछ नहीं करा है, आप इधर देख सकते हो ये वाली वैल्यू 129.8 डिवाइडेड बाय 91.75 करा, तो मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो 1.41 आई है। मेरी एफ टेबुलेटेड वैल्यू क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको लिखवा दी थी 3.36। तो अब कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू है, एंड सिंस इट इज लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू मेरा नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है। और इसमें आप स्टेटमेंट ये लिखेंगे कि दिस मींस दैट द सैंपल्स दो ड्रॉन फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉपुलेशंस, द लेवल ऑफ वेरिएशन within the sample, yeah, the level of variation between the samples or the level of variation between the populations is similar or equal. किसी को कोई खांसी जुकाम, कोई डाउट? नहीं? श्रद्धा है तुम लोगों में आगे पढ़ने की? वन में अनोवा मानसी की शक्ल से समझ में आ गया जवाब मुझे। ठीक है, तो वन में अनोवा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। एक्चुअली मैं कॉलेज आ रहा हूँ, इंस्टीट्यूट आ रहा हूँ ट्यूसडेज और फ्राइडेज को। इन 2 दिन में मैं इंस्टीट्यूट में अवेलेबल रहता हूँ, तो आई थिंक वील मीट नेक्स्ट ऑन फ्राइडे नाउ। तो फ्राइडे को आप लोगों को वन वे अनोवा जो है वो पूरा करा दूंगा, ठीक है? जी बताएं। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने 5% लिखवाया था ना? हाँ सर, ये 3.36 टैबलेट वैल्यू कहाँ पर दी हुई है?
ये एफ की टेबल्स के अंदर दी रहती है। आज कुछ मत करना, आप अपना V1 निकालना, पहले की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना, दूसरे की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना, ठीक है, और एफ की टेबल ऑनलाइन जाके देखना, ऐसी कोई दिखती है एफ की टेबल, और वरना यूट्यूब पे वीडियो देख लो कि एफ की टेबल से हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं। इन मोस्ट केसेस आपके एग्जाम के अंदर आपको टेबुलेटेड वैल्यू जो है वो दी हुई होगी, बट अगर नहीं दी हुई हो तो आपको टेबल वैल्यू देखना आनी चाहिए। तो जितने भी अलग अलग टेस्ट आपने पढ़े हैं, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर, जेड, टी, इन सब की वैल्यूज कैसे देखते हैं टेबल से, वो एक बार देख लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ? कोमल बहुत परेशान हो गई बेचारी। ठीक है, so we will continue this topic. We'll do a question on one way ANOVA. एक क्वेश्चन कराऊंगा, डिटेल में कराऊंगा, फिर प्रैक्टिस के लिए 2-3 क्वेश्चन दे दूंगा, करते रहना घर पे बैठे बैठे, आंसर मेरे से शेयर कर लेना। इसके बाद फिर 2 वे ANOVA की एक क्लास लूंगा लंबी, उसमें टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा। तो 2 वे ANOVA का एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में कराऊंगा, फिर क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, वो कर लेना। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझे बता देना, तो हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे डाउट रेजोल्यूशन ऑन एफ टेस्ट के ऊपर। ईशान, पंखा बहुत मस्त लग रहा है। ठीक है, ईशान को गुड नाइट बोल, तो सब लोग सो गया। ईशान देखो कैसे घुमा रहा है। चलो ठीक है गाइस, सी यू, टेक केयर, बाय सर। बाय बाय।